हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज को लेकर के अभी COP26 की ग्लासगो में मीटिंग होने वाली है और उसी को लेकर के ये आर्टिकल है कि इंडिया नेट जीरो जो टारगेट है उसको किस तरीके से अचीव करने की कोशिश करेगा। हालांकि इंडिया बार बार या अदर डेवलपिंग कंट्रीज बार बार बोल रही हैं कि वो कंट्रीज जिन्होंने अपना सारा का सारा डेवलपमेंट कर लिया, मींस डेवलप्ड कंट्रीज वाली कैटेगरी में आ गई हैं, वो फंड अवेलेबल करवाएं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाएं और ऐसे कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करने में कोशिश करें। थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि क्लाइमेट चेंज काफ़ी बड़ा इशू बनता जा रहा है और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ काम करेंगे, क्लाइमेट चेंज के लिए हम कुछ काम करेंगे और उसी का रिजल्ट आप मान सकते हो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम डिसाइड होता है। उसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है। ये UNEP और WMO वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिल करके 1988 में IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज एस्टेब्लिश करते हैं, जो रेगुलर अपनी रिपोर्ट निकालता रहता है। अभी हमने कुछ समय पहले ही डिस्कशन किया था, IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट आती है और उस असेसमेंट रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज को लेकर के डिस्कशन किया जाता है। IPCC की रिपोर्ट में हमने डिस्कस किया था ना कि बहुत सारे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो आने वाले टाइम में इंक्रीज हो जाएंगे। पहली बार इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि एरिया वाइज सब कुछ सर्च किया गया कि किस एरिया में क्लाइमेट चेंज का कितना इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद में 1972 में जो मीटिंग हुई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, उसी के 20 इयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए 1992 में एक अर्थ समिट होती है, जिसको जो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में एक शहर है, एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर ऑर्गेनाइज होती है कॉन्फ्रेंस और इसको अर्थ समिट के नाम से भी आप जान सकते हो या फिर इसको रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। अभी जो 1992 में जो समिट हुई, इसके 3 बच्चे निकल करके आए। 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुआ, मीन्स आप ऐसे मान सकते हो। क्लाइमेट चेंज को लेकर के UNFCCC, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के UNCBD और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए UNCCD। ओके, इन 3 अलग अलग पॉइंट्स को डिसाइड किया गया कि इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। डेजर्टिफिकेशन को रोकने का काम करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने का काम करेंगे और क्लाइमेट चेंज को सेव करने का काम करेंगे। अब UNFCCC जो हुआ उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ, उसी का रिजल्ट रहा ये कोप, मतलब जो कंट्रीज हैं वो आपस में मिलने लगे। जो भी जितने भी लोग UNFCCC के मेंबर थे वो धीरे धीरे मिलने लगे और सबसे पहले इसमें 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आता है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है। उसके बाद में आता है 2007 में बाली प्रोटोकॉल, जिसमें REDD ये डिसाइड होता है। मीन्स REDD आप समझ रहे हो, जो डिफोरेस्टेशन जो है उस इशू को सोल्व करने के लिए, एनवायरनमेंट में जो एमिशन होता है उसको सोल्व करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया। उसी का रिजल्ट रहा कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, COP21 के नाम से जिसको जानता है, यहीं पर इस आर्टिकल में बता रखा है। देखो 2015 में ये जो नेट जीरो है ना, इसके लिए 190 कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करेंगे एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल एरा तक अपने टेम्परेचर को, अर्थ के टेम्परेचर को लेके आएंगी, जिसमें UK और फ्रांस ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने नेट जीरो टारगेट अचीव करने के लिए 2050 को अपनी टारगेट ईयर भी डिसाइड कर लिया कि इस साल तक हम नेट जीरो ले आएंगे। अब ये चीज़ें इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं कि भाई ये इनिशिएटिव लेने में इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक तो एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में, और ये जो टारगेट है ना इसमें इंडिया ने बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन किया था कि नहीं सभी अपने टारगेट डिसाइड करो। तो अब इंडिया के ऊपर ये प्रेशर है कि आप 3rd लार्जेस्ट एमिटर हो US और चाइना के बाद में, तो आपको तो ये डेडलाइन डिसाइड करनी ही करनी चाहिए। नेट जीरो क्या होता है,
जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें ग्रीन हाउसेज गैसेज को इक्विवेलेंट, मतलब जितना आप एमिट करो उतना आप कर्ब कर लो, एनवायरनमेंट में कुछ भी ना बचे, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, ये होता है नेट जीरो। इंडिया को मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। वैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी भी फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, कोल प्लांट्स हैं उसमें यूज़ किया जा रहा है, धीरे धीरे इंडिया इनकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने की इंडिया कोशिश कर रहा है, लेकिन उन सब में एक टाइम लगता है, और टाइम जब ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें पैसा लगता है, मनी लगता है। इसीलिए इंडिया एंड अदर कंट्रीज चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो कुछ फंड, वैसे कुछ फंड बनाए गए थे इसके तहत बहुत सारे, जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड जिसमें पैसा दिया जाएगा, बहुत सारे प्रोग्राम चले थे जिसके तहत कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये क्लाइमेट चेंज वाला इशू था। और अब COP26 की मीटिंग होएगी, UNFCCC के तहत ही COP26 की मीटिंग होएगी ग्लासगो में, जिसके देखते हैं कि क्या डिस्कशन, क्या आउटकम्स निकल करके आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, हमारे जो PM हैं उन्होंने हमारी पूरी पॉपुलेशन से अर्ज किया है कि आप फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन क्वेश्चन के साथ में, मतलब ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम जो है कोविड-19 पैंडेमिक जो है दोबारा से सर्ज हो सकता है, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए आप अपने फेस्टिवल को मनाइए। इसके साथ में जो भी आप आउटब्रेक करते हो, आउटब्रेक मीन्स जैसे पटाखे, आतिशबाजी, इन सब के ऊपर कंट्रोल रखे काम करना है। ओके, हमारे क्लाइमेट को ध्यान में रखे, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखे, जो पैंडेमिक इशू है उनको ध्यान में रख करके आपको फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। इसमें पहली बार 5 स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मींस OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, G5, वूट एंड सोनी लिव, इनको भी प्लेस दिया जाएगा। देखो, सब कुछ कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हर एरिया का अल्टरनेट देखने को मिल गया था। जिस समय जब सिनेमा हॉल बिल्कुल क्लोज थे, उस समय OTT प्लेटफॉर्म्स ने लोगों का काफ़ी ज़्यादा साथ निभाया था। तो अब इनको पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 4 से, ये जो आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के आप रिलेट कर सकते हो। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उन्होंने एक एनालिसिस किया कि लास्ट 3 ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो जो विंटर सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन एयर के साथ में, लास्ट 3 ईयर्स का कंपैरिजन करें दिल्ली में, NCR रीजन में, इंडो गैंगेटिक प्लेन रीजन में, तो लास्ट 3 ईयर में जो विंटर रीजन है, विंटर सीजन है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन एयर के साथ में स्टार्ट हुआ है दिल्ली NCR रीजन में। इसका कारण मेन ये बताया गया है CSE के द्वारा कि प्रेजेंट टाइम में जो रेगुलर जो मॉनसून सीजन अभी तक चलता आ रहा है, उसी की वजह से, एयर की वजह से, रेन की वजह से एयर जो है उसकी क्वालिटी बनी रही है। यह जो आर्टिकल है, अमूर फाल्कन, ये मणिपुर में आते हैं। मणिपुर हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है और यहाँ पर एनुअल माइग्रेट करते हैं। तो जो मिनिस्टर है उन्होंने अर्ज किया है कि इनको हंट करने की आवश्यकता नहीं है, मीन्स ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड में ऐसे स्पेशल पॉइंट्स जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, उनको लेकर के अलग अलग कन्वेंशन बनी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनको लेकर के भी एक कन्वेंशन है जिसका नाम है बोन कन्वेंशन। 1979 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और 1983 में ये एंटर हुई थी। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 5 पे, यहाँ पे NHRC की बात की गई है। NHRC ऑफिशियल थ्रेटन मी, ACP टेल्स HC पैनल। ACP ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुझे थ्रेटन करने की कोशिश की। अब यहाँ पर NHRC हमारे लिए बेसिक फैक्ट्स है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस भी हुए हैं। चेंज इसमें ये हुए हैं कि इनकी जो अवधि थी, जो टर्म था, उसको घटा करके 5 साल से 3 साल कर दिया गया। मतलब पहले ये था कि 70 ईयर्स या फिर 5 साल, अब 70 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स, जो भी पहले अचीव करें। NHRC में क्या होता है, NHRC में जो हेड है, पहले ये बोला जाता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो CJI रह चुका हो वो ही NHRC का हेड होगा, और इसके अलावा जो स्टेट में ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें भी रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का वो रहेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, और SSRC में, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो
स्टेट में जो हाई कोर्ट है, मतलब किसी भी हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है वो उसमें मेंबर रहेगा। लेकिन अब इसमें अल्टरनेट कर दिया गया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज और वहाँ पर हाई कोर्ट का जज, ये इसमें चेंजेस कुछ कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 8 से, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ जो आर्टिकल है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मींस इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। इंडिया ने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाने की कोशिश की है कि हमारे पास में ये सिस्टम है, ब्रह्मोस है, रॉकेट सिस्टम है, और एक तरीके से हम चाइना को इंटरनल तक एरिया तक हिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया ने अपने मिलिट्री पोस्चर तवांग सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग सेक्टर है, उस एरिया में अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उसको डिप्लॉय किया है, जिसमें पिनाका है, स्मर्स है, ये लॉन्ग रेंज है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उनको इस एरिया में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पर देखो अलग अलग के बारे में बता रखा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 290 किलोमीटर रेंज तक अटैक कर सकती है। ओके, मतलब चाइना के जो इंटरनल टारगेट है, इंटरनल एरिया है, वहाँ तक डीप हिट किया जा सकता है। स्मर्स जिसको हमने रसिया से लिया, ये भी लॉन्गेस्ट रेंज कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम है जिसमें 90 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज तक अटैक किया जा सकता है। और एक है A battery of 4 launchers can fire a salvo of 48 rockets in 40 seconds, neutralizing an area 1200 meter into 1200 meter, explaining major strength. श्रीनाथ वीई बैटरी कमांडर ओपे स्मर्स यूनिट, ये जो स्मर्स यूनिट है वो हमने कहाँ से प्रोक्योर की है, वो हमने की है रशिया से। पिनाका, इसको हमने इंडिजिनली डिजाइन किया है, डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मींस DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी 38 रेंज है, 38 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है, अपनी स्ट्रेंथ बताई है कि किस तरीके से हम अपने बॉर्डर एरिया को सुरक्षित सेफ्टी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट के जो सेशन है, जो अभी विंटर सेशन स्टार्ट होगा, वो नवंबर लास्ट में स्टार्ट हो सकता है। हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इतना बोला गया है कि हमारे जो दो सेशन हो पार्लियामेंट के, उसमें मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये तो एक तरीके की ट्रेडिशन बन गई कि हमारे यहाँ पर 3 सेशन हर ईयर होते हैं। नेक्स्ट न्यूज पेज नंबर 10 से, यहाँ देखिए, ये जो आर्टिकल है वो एक तरीके से कोविड के दौरान एक कोशिश की गई थी कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने एयर बबल जो एग्रीमेंट है उनको डिसाइड किया था, जिनसे जो 2 कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है उनको रेगुलर बनाया जा सके। लेकिन अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि टाइम के अकॉर्डिंग जब लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो अगर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो एयर बबल्स में जो फ्लाइट्स की जो संख्या है उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हज के बारे में है कि 2022 के लिए जो लोग हज पर जाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो जो मुस्लिम कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उनका जो लास्ट मंथ आता है उसका नाम है जिलहिज। उस जिलहिज मंथ में ये हज के लिए जाया जाता है। सऊदी अरब में जाते हैं, मक्का और मदीना में। जो मुस्लिम कैलेंडर है उसका फर्स्ट मंथ आता है मुहर्रम। मुहर्रम में क्या होता है, एक तरीके से मातम मनाया जाता है। इराक के करबला की जो जगह है वहाँ पर जो वॉर हुआ था उसमें कुछ लोग शहीद हो गए थे और उसी को डेडिकेटेड रहता है ये मुहर्रम मंथ। उसके बाद में इनका जो 7 मंथ आता है, उसमें जो 7 मंथ है उसमें रजब मंथ होता है। उसमें अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपने सुना होगा। उस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक तरीके से उर्स लगता है। उस उर्स में क्या होता है कि भीलवाड़ा में एक गोरी परिवार रहता है और वो गोरी परिवार जब पहली बार झंडा चढ़ाता है उसी के साथ में ये उर्स शुरू होता है। इनका जो 9 मंथ है मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो होता है रमजान का महीना, जिसको सबसे ज़्यादा होली मंथ के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल है। सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि चाइना ताइवान के ऊपर रेगुलर ये बोल रहा है कि ताइवान हमारा है। तो चाइना को बोला गया है यूएस के द्वारा कि ताइवान के ऊपर अगर आपने कुछ अटैक किया तो हम ताइवान की हेल्प करेंगे। चाइना ने हालांकि अपनी तरफ से बोला कि ये जो चीज़ें हैं ना वो हमारे जो रिलेशन है बायलैटरल रिलेशन उनको काफ़ी डैमेज कर सकती हैं। यहाँ पर
उइगुर जो कम्युनिटी है जो जिंजियांग रीजन में रहती है उसको लेकर के भी 43 कंट्रीज़ ने चाइना के लिए कॉल किया है यूनाइटेड नेशन में कि वहाँ पर जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है उसको सेव करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रोहिंग्या कैंप्स को लेकर के है। रोहिंग्या भी एक माइग्रेटरी एक तरीके की लोग हैं, ट्राइब्स हैं, और इसको यहाँ के जो कैंप है बांग्लादेश में उनके ऊपर अटैक हो गया और बहुत सारे रोहिंग्यास को मार दिया गया। देखो ऐसी कुछ जो न्यूज़ में रहती हैं कुछ कम्युनिटी, उनके नाम आपको ध्यान में रखने चाहिए कि कौन से एरिया में, जैसे अभी हमने जिंजियांग रीजन में उइगुर कम्युनिटी देखा, यहाँ पर हम रोहिंग्या कम्युनिटी देख रहे हैं। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।